नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया और आप देख रहे हैं न्यूज हेडक्वार्टर। खबरों के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और अगले आधे घंटे में आपको देश दुनिया की सभी महत्वपूर्ण खबरें 1 मिनट के भीतर दिखाएंगे। तो खबरों का रुख कर लेते हैं और साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन से शुरुआत करते हैं। उनकी आज गिरफ्तारी हुई है, लेकिन कुछ घंटों के बाद ही उन्हें ऊपरी अदालत ने राहत दे दी। मामला उनकी फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान एक महिला की मौत से जुड़ा है। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग से पहले मची भगदड़ के मामले में आज उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अल्लू अर्जुन को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। गिरफ्तारी के बाद अल्लू अर्जुन को नामपल्ली थाने ले जाया गया और कोर्ट में पेशी से पहले उनकी मेडिकल जांच भी करवाई गई। ये मामला 4 दिसंबर का है, जब फिल्म पुष्पा 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान हैदराबाद के संध्या थिएटर में भगदड़ मच गई थी। हादसे में एक महिला की मौत हो गई थी। मृतक महिला के बच्चे समेत कुछ लोग घायल भी हुए थे। अल्लू अर्जुन पर आरोप है कि वो बिना पुलिस और प्रशासन को बताए अचानक थिएटर के बाहर पहुंच गए थे और उन्हें देखकर उनके फैंस बेकाबू हो गए थे और उसी दौरान भगदड़ मची थी। आज ये खबर आई कि जिस महिला की मौत हुई थी उसके परिजन केस वापस ले रहे हैं। परिवार का कहना है कि उस मामले में अल्लू अर्जुन की कोई गलती नहीं थी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। संसद भवन से यह खबर है, लोकसभा में संविधान पर विशेष चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष में आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। उधर सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के मसले पर राज्यसभा में भी आज शोर शराबा हुआ। लोकसभा में संविधान पर विशेष चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर दिखे। पार्टी विशेष द्वारा संविधान निर्माण के कार्य को हाईजैक और एप्रोप्रिएट करने की कोशिश हमेशा से की गई है। वायनाड से सांसद चुनी गई प्रियंका गांधी ने लोकसभा में अपना पहला भाषण दिया। ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, उम्मीद, अभिव्यक्ति और आकांक्षा की वो ज्योत है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने खास अंदाज में सरकार और व्यवस्था पर तंज कसा। संविधान कितना भी अच्छा हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो परिणाम अच्छे नहीं निकलेंगे। उधर राज्यसभा में सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर एक बार फिर हंगामा हुआ। इसके बाद सदन की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद से ही जुड़ी हुई एक खबर है। संसद पर हमले की आज 23वीं बरसी है। इस मौके पर पुराने संसद भवन के परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसमें उस हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और कई सांसदों और मंत्रियों ने आतंकी हमले में बलिदान हुए वीरों को पुष्पांजलि अर्पित की। इस साल से संसद की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ जवानों ने सलामी दी और इसके बाद 1 मिनट का मौन रखा गया। कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत तमाम दलों के सांसद शामिल हुए। हमारे सुरक्षा कर्मियों ने उस समय जो सूझबूझ से उन्होंने उसका मुकाबला किया, उसका परिणाम ये हुआ, बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण नेता देश के बैठे थे, उन सबको बचाया जा सका। भगवान न करे कभी किसी की कुदृष्टि पड़े और ऐसी घटना हो। 2001 में आज ही के दिन संसद भवन परिसर आतंकवादियों की गोलियों से गूंज उठा था। खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से है। एक सनसनीखेज मामला यहां से सामने आया है। 11वीं में पढ़ने वाले एक छात्र ने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर शिक्षक ने मना किया तो उस पर चाकू से हमला कर दिया। बहराइच के मिहीपुरवा नवयुग इंटर कॉलेज में गुरुवार को ये वारदात तब हुई जब शिक्षक राजेंद्र वर्मा क्लास ले रहे थे। तभी छात्र ने शिक्षक के गर्दन और चेहरे पर चाकू से हमला कर दिया। खुद को बचाने के लिए शिक्षक हमलावर छात्र से भिड़ गए। इस दौरान छात्र के हाथ से चाकू गिर गया। क्लास में मौजूद छात्रों और शिक्षकों ने घायल शिक्षक को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर है। पहले तो कटार से जो है गले पर हमला किया, लेकिन जब हमने बचाने की कोशिश किया तो सर पर मार दिया। शिक्षक ने 2 दिन पहले क्लासरूम में कुछ छात्रों को मोबाइल चलाता देखकर उनसे मोबाइल छीन लिया और स्कूल में जमा करवा दिया। इस बात से नाराज होकर नाबालिग छात्रों ने उन पर हमले की साजिश रची।
टीचर के जो परिजन है उन्हें जो तहरीर जो उसका एक लड़के के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। लड़के से चाकू बरामद कर उससे पूछताछ की जा रही है। मिहीपुरवा के नवयुग इंटर कॉलेज में मोबाइल लाने पर पाबंदी है। इसके बाद भी कुछ छात्र कक्षा में मोबाइल लेकर पहुंचे थे। ये खबर पटना से है। पटना के जिलाधिकारी छात्रों के हंगामे से पैदा हुए हालात को संभालने पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान वो खुद पर ही काबू नहीं रख पाए। बिहार की राजधानी की ये तस्वीरें अधिकारी के रवैये पर सवाल उठाती हैं। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह विवादों में घिर गए। प्रदर्शनकारी छात्रों को समझाने के दौरान वो आपा खो बैठे और एक छात्र को थप्पड़ मार दिया। दरअसल आज बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा के बाद पटना के कुम्हार स्थित बापू सेंटर पर छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया। उनका आरोप है कि उन्हें प्रश्न पत्र 40 मिनट लेट दिया गया। इस बात को लेकर भड़के छात्र सड़क पर उतर आए और बीपीएससी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। मामले की जानकारी के बाद डीएम चंद्रशेखर सिंह और पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा मौके पर पहुंचे थे। अधिकारियों ने समझा बुझाकर छात्रों को हटाने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान डीएम साहब काफी गुस्से में आ गए। वो तेजी के साथ आगे बढ़े और छात्र को थप्पड़ रसीद कर दिया। इसके बाद पुलिस वाले पीड़ित छात्र को अपने साथ ले गए। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है। यहां पर नकल माफिया ने हद कर दी है। यहां नर्सिंग स्टूडेंट ढाबे पर बैठकर परीक्षा देते हुए वीडियो में कैद हो गए। ढाबे पर बैठे ये छात्र बेखौफ होकर जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी की प्रैक्टिकल परीक्षा दे रहे थे। ये वीडियो खुद नर्सिंग छात्र संगठन के जिलाध्यक्ष उपेंद्र गुर्जर ने बनाया है। किसी काम से मोरेना से लौटते समय उन्होंने ढाबे पर 2 छात्रों को परीक्षा देते हुए देखा। ये हालात तब हैं जब मध्य प्रदेश में नर्सिंग एजुकेशन में घपले की सीबीआई जांच चल रही है। इसके बावजूद इस दागदार परीक्षा के तौर तरीकों में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। बाहर के रहने वाले हैं, यहाँ पे आके व्यापार करते हैं, सीटों का व्यापार चलता है। जो छात्र यहाँ पे एग्जाम देने हैं उनको यही नहीं पता मेरा कॉलेज कौन सा है। पर स्टूडेंट से 5-5 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं प्रैक्टिकल नाम पे। हैरानी की बात यह है कि 2nd और 3rd ईयर के प्रैक्टिकल परीक्षा दे रहे इन छात्रों ने कभी किसी कॉलेज की शक्ल तक नहीं देखी है। उपेंद्र गुर्जर ने ये वीडियो व्हाट्सएप के जरिए रजिस्ट्रार को भी भेजा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब नकल माफिया और अधिकारियों की साठगांठ से चल रहा है। उन्होंने कहा कि नर्सिंग छात्र संगठन इस मामले को लेकर भोपाल तक जाएंगे और मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत करेंगे। तमिलनाडु का रुख कर लेते हैं। डिंडीगुल में निजी अस्पताल में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग झुलस गए हैं। घटना के दौरान अस्पताल में 30 से ज्यादा मरीज थे। डिंडीगुल के त्रिची रोड स्थित ऑर्थोपेडिक केयर सिटी हॉस्पिटल में ये आग रिसेप्शन एरिया में लगी थी, जो देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग में फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और वहां भर्ती 29 मरीजों को 10 एम्बुलेंस से नजदीकी अस्पताल में शिफ्ट किया गया। जानकारी मिलते ही दमकल और बचाव दल के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। कुछ देर बाद कलेक्टर और दूसरे सीनियर अधिकारी भी मौके पर आ गए। इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई वो सभी अस्पताल की लिफ्ट में बेहोश मिले थे। इनमें एक नाबालिग भी शामिल है। इन सभी को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने शॉर्ट सर्किट के बाद आग लगने की आशंका जताई है। अब अमेरिका का रुख कर लेते हैं। अमेरिका से ये खबर है, निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगले महीने होने वाले अपने शपथ ग्रहण समारोह में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को न्योता देकर सबको चौंका दिया है, क्योंकि ट्रंप को चीन का सबसे बड़ा विरोधी माना जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी चीन को अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बताया था। उन्होंने चीनी वस्तुओं पर भारी शुल्क लगाने की मांग भी की थी। इसके बावजूद उन्होंने शी जिनपिंग को अपने शपथ ग्रहण में बुलाकर सबको हैरान कर दिया है। उनकी प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि ट्रंप का न्योता उन देशों के साथ खुली बातचीत का एक उदाहरण है, जो न सिर्फ हमारे सहयोगी बल्कि हमारे विरोधी और प्रतिस्पर्धी भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप की टीम 20 जनवरी को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए दुनिया भर के नेताओं को निमंत्रण भेज रही है। इस कड़ी में चीनी राष्ट्रपति को भी न्योता भेजा गया है। हालांकि शी जिनपिंग का आना मुश्किल लग रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने चीनी थिंक टैंक के हवाले से लिखा है कि शी जिनपिंग इस न्योते को स्वीकार नहीं करेंगे।
अमेरिकी इतिहास में शायद ये पहला मौका होगा जब किसी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में विदेशी नेता शामिल होंगे। ट्रंप इस शपथ ग्रहण समारोह को एक ग्लोबल इवेंट के तौर पर पेश करना चाहते हैं। खबर इजराइल से है। बीती रात इजरायली विमानों ने सीरिया और गाजा में जमकर बमबारी की। गाजा में 4 बच्चों समेत 28 लोगों की मौत हो गई। सीरिया पर इजरायली हमले जारी हैं। इजराइल ने हमले का नया वीडियो जारी किया है। पिछले 48 घंटों में इजराइल की ओर से सीरिया में 500 से ज्यादा हमले किए गए हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स ने इन हमलों पर अपनी बात रखी है। उसने कहा है कि हमने सीरिया की ओर से इजराइल के लिए संभावित खतरे को स्थायी तौर पर खत्म कर दिया है। इजराइल के इन हमलों में सीरिया की 90% एडवांस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें तबाह हो चुकी हैं। साथ ही Su-22 और Su-24 एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन को भी भारी नुकसान हुआ है। सीरिया के अलावा गाजा में भी इजरायली हमले लगातार जारी हैं। गुरुवार रात इजरायली सुरक्षा बलों ने हवाई हमला किया, जिसमें 4 बच्चों और 1 महिला समेत कम से कम 28 लोगों की मौत हुई है। इन हमलों की टाइमिंग पर भी गौर करने वाली बात है। इजराइल के ताजा हमलों से कुछ घंटों पहले ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गाजा में तत्काल युद्ध विराम की मांग करने वाले प्रस्ताव को भारी बहुमत से मंजूरी दी थी। स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं और प्रयागराज की बात कर लेते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी मेला क्षेत्र पहुंचे और वहां की तैयारियों का जायजा लिया। इस बड़े धार्मिक आयोजन के लिए अभी से श्रद्धालुओं का आना भी शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज दौरे पर संगम तट पर पूजा अर्चना की और महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। पीएम ने 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इनमें हनुमान कॉरिडोर का लोकार्पण भी शामिल था। उन्होंने लेटे हनुमान जी के दर्शन भी किए। प्रधानमंत्री क्रूज पर सवार होकर गंगा की प्राकृतिक सुंदरता को निहारते दिखाई दिए। वो महाकुंभ पर मौजूद साधु संतों से मिले और उनका आशीर्वाद भी लिया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि प्रयागराज की धरती पर नया इतिहास रचा जा रहा है। लगातार 45 दिनों तक चलने वाला महायज्ञ प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। महाकुंभ मेले की शुरुआत 13 जनवरी से होगी और इसका समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होगा। ये खबर भी न्यूज हेडक्वार्टर में प्रयागराज से और महाकुंभ से ही जुड़ी है। यहाँ इस क्षेत्र की रौनक बढ़ गई है। मेला शुरू होने से काफी पहले यहाँ भक्त पहुंच रहे हैं। उनका उत्साह देखते ही बनता है। प्रयागराज में इस बार का महाकुंभ ऐतिहासिक होने जा रहा है। मेला नए साल की 13 तारीख से शुरू होगा, लेकिन संगम तीरे भक्त अभी से उमड़ने लगे हैं। एक आध्यात्मिक जगत में दुनिया भर के ग्रामीण भारत, आधुनिक भारत यहाँ पर मिलते हैं, बल्कि ऐसी तमाम सारी संस्कृतियाँ मिलती हैं, भाषाएं मिलती हैं, लोगों का जीवन यहाँ पर मिलता है। ये उत्साह, ये उमंग और ये जोश इस धार्मिक आयोजन को देश में होने वाले ऐसे दूसरे आयोजनों से खास बनाता है। प्रयागराज में केवल नदियों का संगम नहीं होता। महाकुंभ क्षेत्र में देश विदेश के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं। यहाँ संस्कृतियों और भाषाओं का भी मिलन होता है। इस धार्मिक और आध्यात्मिक मेले को यही बातें दिव्य आवरण देती हैं। अब तमिलनाडु का रुख कर लेते हैं। तमिलनाडु के कई जिलों में बारिश के पानी से सराबोर है। मौसम की बारिश के शहरों की रफ्तार पर भी लगाम लगाया है। तमिलनाडु में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने आगे भी चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और तंजावुर जैसे कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई है। ऐसे हालात के मद्देनजर शुक्रवार को कई जिलों में स्कूल भी बंद रखे गए। तस्वीरें तिरुचिरापल्ली की हैं। बारिश की वजह से सड़कों और रास्तों पर जलजमाव के हालात रहे। जगह जगह पानी भरने से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। सड़कों पर आवाजाही रही, लेकिन ट्रैफिक की रफ्तार बेहद धीमी थी। बारिश में डूबी सड़कों पर कुछ लोग फंस गए, दोपहिया वाहनों को खींचते हुए नजर आए।
चेन्नई, तिरुवल्लुर और कांचीपुरम के अलावा कावेरी डेल्टा क्षेत्र के कुछ इलाकों में बीती रात जमकर बादल बरसे। अब देखना होगा कि तमिलनाडु के लोगों को इस बेमौसम की बारिश से कब निजात मिलती है। तो तमिलनाडु में बारिश हो रही है, तो वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अलावा जम्मू कश्मीर में भी जमकर बर्फबारी हुई। जम्मू कश्मीर के कारगिल में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर सी नजर आ रही है। लोगों के मकान, पेड़ पौधे, घरों और बाहर खड़ी गाड़ियां बर्फ से ढकी हुई हैं। रास्तों और पुलों पर भी बर्फबारी का असर दिख रहा है। ठंड के हालात ये है कि कारगिल में न्यूनतम तापमान -21 डिग्री तक पहुंच गया है। ऐसे हालात में लोग ना के बराबर घरों से निकल रहे हैं। जिन्हें बहुत जरूरी काम है वही अपनी दहलीज पार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कई जगह ऐसे हालात हैं। शोपियां, कुलगांव और बाल्टाल में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई है। इन जगहों में भी लोगों की आवाजाही पर मौसम का असर पड़ा है। जरूरी काम से निकलने वालों को परेशानी हो रही है। इसका ख्याल रखते हुए प्रशासन के नुमाइंदे सड़कों पर जमा बर्फ को हटाने में जुटे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि अभी सर्दी की शुरुआत ही हुई है। ऐसे में घाटी के लोगों के लिए आगे बड़ी चुनौतियां हैं। हेलो मोटो। Motorola, India's leading 5G smartphone brand. न्यूज हेडक्वार्टर में वक्त है मोटोरोला प्रेजेंट्स वीडियो का। तस्वीर देखिए, प्रयागराज में क्रूज पर सवार पीएम मोदी। मेरे साथ न्यूज हेडक्वार्टर्स में इतना ही। आगे देखिए खबरों का सिलसिला अखिलेश शर्मा के साथ।